मुद्दों पर भिन्न भिन्न वक्ता, भिन्न भिन्न विद्वानों के जो है वो विषय प्रतिपादन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और उनसे हम सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार का एक मुद्दा जो बालकों के सर्वोत्तम हित से जुड़ा हुआ है वो मुद्दा है भिक्षावृत्ति, बाल भिक्षावृत्ति। चाइल्ड बेगिंग एक इस प्रकार का अभिशाप वो हमारे समाज के अंदर है जिसके कारण से कई सारी चीजें जो हैं वो बच्चों के विरुद्ध होती जाती है, बच्चों के प्रतिकूल होती जाती है। वो चाहे बाल तस्करी हो या बालकों के बीच नशे की बढ़ती हुई वृत्ति हो या फिर छोटे मोटे अपराधों में बालकों की संलिप्तता हो, इन सब का कारण कहीं ना कहीं बाल भिक्षावृत्ति वो हम लोगों को दिखाई देती है। आज चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस वेबिनार का जो विषय है उसकी विषय वस्तु यही है कि भिक्षावृत्ति के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, विधियां क्या कहती हैं और उससे जुड़ी हुई समस्याएं और समाधान यदि हम किशोर न्याय अधिनियम की दृष्टि से देखें तो क्या हो सकते हैं। और इस विषय को प्रतिपादित करने के लिए हम सभी के बीच में बहुत ही विद्वान वक्ता मौजूद हैं जिनको पिछले 11 वर्ष का अनुभव है चाइल्ड बेगिंग के क्षेत्र में काम करने का। आप हैं श्री शेर सिंह जी ठाकुर। शेर सिंह जी ठाकुर मध्य प्रदेश सामाजिक शोध संस्थान जैसे एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं जो कि बालकों के क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक काम करता आया है। वो भले ही मध्याह्न भोजन योजना हो या चाइल्ड लाइन योजना, उसकी निगरानी का काम हमारे यहाँ पर नोडल एजेंसी के रूप में मध्य प्रदेश सामाजिक शोध संस्थान काम करता रहा है। शेर सिंह जी चाइल्ड लाइन के शहर कोऑर्डिनेटर हैं नोडल संगठन में। आपने MSW और MPhil सोशल वर्क किया हुआ है। इसके साथ में आपने लॉ की पढ़ाई की हुई है, आप एक एडवोकेट भी हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में बच्चों के कल्याण के लिए विधियों का किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है, इस विधा पर कई बार जो है शेर सिंह जी को मैंने भी सुना है और बड़े ही विनम्र और स्पष्ट वक्ता हैं। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय शेर सिंह जी से कि वे अपने विषय को प्रारंभ करें। आदरणीय शेर सिंह जी अपने माइक को अनम्यूट करके और विषय का प्रतिपादन प्रारंभ कर सकते हैं। सभी विद्वतजनों व चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे आज इस उद्बोधन के लिए चुना गया है। आज का विषय है बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन के वैधानिक प्रावधान एवं व्यवहारिक समस्याएं एवं समाधान किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में। जैसा कि बाल भिक्षावृत्ति बहुत जाना पहचाना और सुना हुआ शब्द है, हम आए दिन बाल भिक्षुकों को देखते रहते हैं। तो ये बाल भिक्षा और वृत्ति 3 शब्दों से मिलकर बना है। बाल का अर्थ है बालक से, जो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 212 के तहत बालक की परिभाषा दी गई है। जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है वह बालक माना जाएगा। इसी में एक शब्द है भिक्षा। भिक्षा का अगर हम प्राचीन काल में देखें तो भिक्षा का एक अलग अर्थ होता था। आज की जो भिक्षा या भीख है, भिक्षा आजकल भीख जैसे शब्दों में परिवर्तित हो चुका है। तो भिक्षा जो है गुरुकुल में जो शिक्षा पद्धति होती थी उसमें जो शिष्य रहते थे वो स्वयं के भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तथा अपने साथियों अध्यापकों के भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिक्षा के कठोर नियम है। अर्थात कुछ जगह ऐसा उल्लेख है कि यदि जिस दिन अध्ययन का कार्य नहीं किया या अध्यापन का कार्य नहीं किया उस दिन संबंधित शिष्य भिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, उस दिन उन्हें भूखे ही रहना पड़ता था। ऐसा आचार्य चाणक्य के गुरुकुल में भी ऐसा पढ़ने में आया है मुझे कि जिस दिन वो लोग कोई कार्य नहीं करते थे, सामाजिक कार्य या अध्यापन का कार्य नहीं करते थे, तो भिक्षा नहीं प्राप्त करते। लेकिन आज की जो भिक्षा है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये भीख में बदल चुकी है। भिक्षा से भीख तक का सफर हो गया है। जो भीख की परिभाषा है वो हम आगे वैधानिक प्रावधान है इसके, उसके संदर्भ में भीख मांगना से क्या अभिप्राय है विभिन्न अधिनियमों में, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर एक शब्द है इसमें वृत्ति। वृत्ति से तात्पर्य व्यवसायिक या कोई रोजगाररत। बच्चों द्वारा भिक्षा या भीख मांगने को लेकर अन्य व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट के साथ में ही इसे एक वृत्ति का रूप दे दिया गया है। प्रोफेशनल तौर पर जो भिक्षावृत्ति हो रही है इसे बाल भिक्षावृत्ति कहा जाएगा। तो वर्तमान में राज्य के जिला मुख्यालयों एवं छोटे कस्बों तहसील मुख्यालयों पर, ट्रैफिक चौराहों पर, सड़क पर, विभिन्न धार्मिक स्थलों पर, पर्यटन स्थलों पर, सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि स्थानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के
बच्चे स्वयं भिक्षावृत्ति करते हैं या परिवार के साथ भिक्षावृत्ति करते हैं, या परिवार या अन्य बड़ों की निगरानी में वो लोग दूर होते हैं और ये भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं। इस कार्य में स्थानीय बच्चों के अतिरिक्त अन्य तहसील के बच्चे भी सम्मिलित रहते हैं। इनमें अधिकांश बच्चे नशे में संलिप्त पाए जाते हैं। ये तस्करी द्वारा भी इस कार्य में लाकर इन्वॉल्व किए जाते हैं। बच्चों का कई तरह का शोषण बाल भिक्षावृत्ति के दौरान होता है, जिसमें शारीरिक शोषण, उनका मानसिक शोषण, अपराध में लिप्तता या अपराध में उनका उपयोग किया जाना इत्यादि प्रकार के शोषण किए जाते हैं उनके साथ में। कुछ समुदाय विशेष जैसे कि उदाहरण स्वरूप पारदी, कंजर, नट, बाबाजी, नाथ, मदारी या एकल परिजन का परिवार, उदाहरण स्वरूप जिन बच्चों के माता पिता में से कोई एक नहीं है, उनका देहांत हो गया और जो वर्तमान में माँ या पिता है वो किसी अन्य के साथ पलायन कर गए, इस स्थिति में बच्चा अकेला हो जाता है। वो दादी या नानी के साथ रहता है। जो दादी या नानी स्वयं भिक्षावृत्ति करती है और उसके लिए ये बच्चा एक रिसोर्सेस हो जाता है। ऐसे बच्चे भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व हो जाते हैं और भीख मांगने का कार्य करते हैं। इन परिवारों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय होती है। इनमें लिप्त परिवार नवजात शिशुओं को गोद में लेकर ट्रैफिक सिग्नल्स पर दूध का बताकर भीख मांगने की डिमांड करते हैं, जो बाल हितार्थ ना होकर जोखिमपूर्ण एवं उनके विकास में बाधक है। बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों का समग्र पुनर्वास अत्यंत आवश्यक है। इसमें जो कार्यरत बच्चे रहते हैं उनको कई तरह की हानियां होती है, जैसे कि शैक्षणिक रूप से पिछड़ना, शारीरिक व मानसिक शोषण, अपराध में लिप्त हो जाना, अपराध में उपयोग किया जाना, गंभीर बीमारियों का खतरा, क्योंकि इन्हें जो भोजन दिया जाता है, कई बार बासी भोजन, दूषित भोजन दिया जाता है, या इन्हें भोजन समय पे मिला या अपनी इच्छा अनुसार देर से करते हैं तो उससे इन्हें कई तरह के रोग हो जाते हैं। साथ ही मानव तस्करी का भी हिस्सा जो बाल भिक्षुक है वो बनते हैं। लैंगिक शोषण का भी खतरा इन्हें सदैव बना रहता है। राज्य सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त निर्धन, दरिद्र एवं असहाय व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु एक भिक्षावृत्ति से संबंधित अधिनियम है, मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1974। ये 5 जनवरी 1974 को माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। अधिनियम के तहत निर्धन, दरिद्र एवं असहाय व्यक्तियों एवं उनके परिवारों की पहचान, उपरांत उनके पुनर्वास हेतु पुनर्वास गृहों के माध्यम से भरण पोषण, उपचार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान अधिनियम में किए गए हैं। अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बालक माना गया है। तो इस अधिनियम में भी बालक की जो परिभाषा दी गई है वो 18 वर्ष से कम उम्र की दी गई है। राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु विशेष अधिनियम के रूप में लागू है हमारा सर्वपरिचित नियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अधिनियम की धारा 27, आप सभी को मालूम होगा कि इसमें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की आवश्यकता व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक जिले में महानगर मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी की शक्तियां प्राप्त न्यायपीठ के रूप में बाल कल्याण समिति का प्रत्येक जिले में गठन किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की देखरेख एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना आईसीपीएस के माध्यम से संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखभाल सुविधाओं का संचालन किया जा रहा है। आईसीपीएस के तहत प्रमुख घटक के रूप में राज्य स्तर पर, जैसा आप सभी को सर्वविदित है, एससीपीएस स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी तथा प्रत्येक जिला स्तर पर डीसीपीसी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी कार्यरत है। साथ ही जिला स्तर पर विगत वर्षों से प्रशासन, एसजेपीयू, आईसीपीएस, सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड लाइन, जुवेनाइल एड ब्यूरो के माध्यम से भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु सघन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि जो देखरेख संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक हैं, इनके एरिया को चिन्हित कर, ये उज्जैन में प्रयोग हुआ है, वहां पर शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पर चाइल्ड लाइन, एसजेपीयू और बाल कल्याण समिति के सदस्य पहुंचकर ऐसे परिजनों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं जो भिक्षावृत्ति में बच्चों को इन्वॉल्व किए हैं। पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग के माध्यम से पूरे जिला स्तर पर भिक्षावृत्ति के संबंध में अवेयरनेस की गई है।
नुक्कड़ नाटक, फिल्म दिखाना स्कूल में अवेयरनेस के माध्यम से, साथ ही धार्मिक स्थान को चयनित कर जहां भिक्षावृत्ति अधिक होती है वहां पोस्टर के माध्यम से और धारा 76 JJ एक्ट की, जिसको हम आगे भी चर्चा करेंगे, का प्रचार किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, ICPS, SJPU, CWC, चाइल्डलाइन, JAB के साथ सभी मिलकर एक रेस्क्यू की कार्रवाई संपादित करते हैं। विगत 4-5 वर्षों से रेस्क्यू की कार्रवाई की जा रही है और सभी जिलों में रेस्क्यू की कार्रवाई की जाती है और उन बच्चों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और वहां से फिर इनके केस के डिस्पोजल की कार्रवाई होती है। रेस्क्यू पश्चात भिक्षावृत्ति कम तो हुई है कई जगह, परंतु अब इसका एक रूप परिवर्तित हो गया है। जैसे कि भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चे टीके लगाने का काम करते हैं, बदले में उन्हें पैसा मिलता है, हाथ के बांधने के धागे या मोली बेचने का कार्य करते हैं, चाबी के छल्ले या लॉकेट बेचने का कार्य करते हैं। तो ये भी एक भिक्षावृत्ति का रूप है और IPC में इसको विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। जो भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को चिन्हित कर बाल संरक्षण व्यवस्था से जोड़ा गया है, बच्चों की पुनरावृत्ति में कमी आई है इस अभियान के माध्यम से। तो बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु जो कानूनी उपाय हैं वर्तमान में, उन कानूनी उपायों पर मैं जानकारी देना चाहूंगा। सर्वप्रथम आप सभी को विदित है कि किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015, साथ ही इसके जो आदर्श नियम है 2016 के, उसमें भी बाल भिक्षावृत्ति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा 2(8) के अनुसार परिभाषा दी गई है, भीख मांगना से अभिप्राय है किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करना अथवा भिक्षा की याचना करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु किसी भी बहाने से किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना, अपनी भिक्षा प्राप्त करने या उसे हासिल करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य या किसी जीव जंतु का कोई वर्ण, कोई अलंकार या रोग दिखाना या प्रदर्शित करना। अधिनियम की धारा 214(2) के अनुसार देखरेख व संरक्षण के जो बच्चे हैं उसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो श्रम विधियों के उल्लंघन में कार्यरत बच्चे या भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे, इस सड़क पर रहने वाले जो स्ट्रीट चाइल्ड है, उनको देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होना है। अब अधिनियम की धारा 76 आप सभी को विदित होगा, इसके संबंध में भीख मांगने के लिए बच्चों के नियोजन के संबंध में इसमें दिया गया है। अधिनियम की धारा 76(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को किसी भी प्रकार से नियोजित करता है या उसका भिक्षा मंगवाने में उपयोग करता है या उससे भीख मंगवाएगा, तो उसे अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। परंतु यदि उस बच्चे को भीख मंगवाने के प्रयोजन के लिए उसका अंग भंग कर दिया या उसे विकलांग बना दिया, तो उसे सजा बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में 7 वर्ष की सजा वो 10 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी 5 लाख रुपए से दंडित किया जा सकता है। और साथ ही इसमें अधिनियम की धारा 76(2) के अनुसार जो बच्चे का वास्तविक भार साधक अथवा जो उस पर नियंत्रण करने वाला कोई भी व्यक्ति उससे भीख मंगवाता है या उसको बच्चे को भीख मांगने में नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है, भीख मंगवाने का दुष्प्रेरण करता है, तो उसे अधिनियम अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपए की सजा से दंडित किया जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति को अधिनियम की धारा 214(5) के तहत अयोग्य माना जाएगा और परंतु ऐसे बालक को किसी भी परिस्थिति में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक नहीं माना जाएगा। उसके ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक को भार साधक या नियंत्रण से हटा लिया जाएगा तथा समुचित पुनर्वास हेतु से बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब जो अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसकी धारा 85 के अनुसार निःशक्त बच्चों पर अपराध के संबंध में दिया गया है। यदि अधिनियम की धारा 76 में वर्णित अपराध किसी ऐसे निःशक्त बच्चे पर किया गया है जिसे चिकित्सक द्वारा निःशक्त बच्चा प्रमाणित किया गया है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपराध के लिए निर्धारित सजा की 2 गुना जो सजा है उससे 2 गुनी सजा का और दंड का प्रावधान है। साथ ही आदर्श नियम की हम बात करते हैं तो उसमें नियम 93 के अनुसार स्पष्ट दिया गया है कि कोई अधिकारी, संस्था या संविधिक निकाय आदि जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार उपयुक्त जांच के पश्चात ऐसे अधिकारी, संस्था एवं संविधिक निकाय आदि के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और
साथ साथ अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकारी संस्था एवं संवैधानिक निकाय को कार्य करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण हमारा भारतीय दंड संहिता, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। भारतीय दंड संहिता IPC 1960 के तहत भिक्षावृत्ति के रोकथाम के प्रावधान दिए गए हैं। इसमें आपने सबसे ज्यादा सुना होगा IPC का सेक्शन 363 में व्यभिचार के बारे में जानकारी दी गई है। ये किडनैपिंग का अपराध है, इसमें संज्ञेय अपराध है, जमानती है और JMFC द्वारा विचारणीय है। इसी के अंतर्गत धारा 363 क की हम बात करते हैं, जिसमें भीख मांगने के प्रयोजन के लिए जो माइनर है, 18 वर्ष से कम उम्र का बालक बालिका का व्यपहरण या विकलांगीकरण किया जाता है, तो उसके संबंध में जो कोई भी माइनर का इसलिए व्यपहरण करेगा या माइनर का विधि पूर्वक संरक्षक स्वयं न होते हुए माइनर बच्चा है जो उसके प्राप्त करेगा कि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष, यहाँ 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। यदि किसी का किडनैपिंग किया जाता है भिक्षावृत्ति में नियोजन करने के लिए, तो स्पष्ट है कि उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान IPC की धारा 363 क के तहत किया गया है। साथ ही जहां कोई व्यक्ति जो माइनर का विधि पूर्वक संरक्षक नहीं है, उस माइनर को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह अवधारणा की जाएगी कि इस उद्देश्य से उस माइनर का व्यपहरण या किडनैपिंग किया गया है, अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी, वह माइनर भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि जब भिक्षावृत्ति पे लगातार कार्रवाई की गई, बाल भिक्षावृत्ति पे, तो इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। मतलब उन लोगों ने बच्चों से चीजें बिकवाना चालू कर दी, छोटी छोटी चीजें दैनिक उपयोग की, हाथ के धागे जो धार्मिक स्थान पर बिकते हैं, गले के लॉकेट, चाबी के छल्ले। तो इसमें IPC की धारा 300 क में भीख मांगने को स्पष्ट परिभाषित किया गया है कि लोक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति, चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, कर्तव्य दिखाने या चीजें बेचने के बहाने, मतलब कोई भी बच्चे से यदि चीजें बिकवाई जा रही हैं या अन्यथा करना, इसके अलावा भी कुछ करवाया जा रहा है, तो वो जो है भीख मांगने से अभिप्रेत होगा और उसमें भीख मांगने के संबंध में जो अपराध दर्ज होगा, भीख मंगवाने के संबंध में जो अपराध दर्ज होगा, वो अपराध दर्ज होगा। भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से भी किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना ही काफी है। इसमें भिक्षा मिली हो चाहे ना मिली हो, पर वो उस उद्देश्य से उस परिसर में दाखिल हुआ है, तो ही इसमें अपराध होना काफी है। इसमें भी ये दिया गया है कि भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या जीव जंतु का कोई व्रण, घाव या क्षति, विरूपणता या रोग अभिप्रदर्शित या प्रदर्शित करेगा, तो ये भी भिक्षावृत्ति के अंतर्गत या भीख मांगना के अंतर्गत आएगी। अब भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से जो माइनर का प्रदर्शन के रूप में प्रयोग करेगा, अब इसमें माइनर किसको माना है? IPC 363 का में मेल के लिए 16 वर्ष से कम आयु और फीमेल के लिए 18 वर्ष से कम आयु को माइनर माना गया है। इसमें इसके अपराध का वर्गीकरण संज्ञेय अपराध है, अजमानतीय, असमनीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। किंतु यदि अपराध आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय है तो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। साथ ही एक और अधिनियम है, भारतीय रेल अधिनियम 1989, इसमें भी भिक्षावृत्ति के संबंध में जानकारी दी गई है। भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 144 में भिक्षावृत्ति रोकने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें उपधारा 1 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि रेलवे स्टेशन पर कोई भिक्षावृत्ति करते पाए जाने पर प्रथम बार उसे 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब एक और मुख्य अधिनियम है, क्योंकि अभी हम बाल भिक्षावृत्ति की बात कर रहे थे, तो जितने भी अभियान हुए हैं और जितनी रिसर्च हुई है इस संबंध में, उसमें यह पाया गया है कि जो बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं वो अधिकतर 18 वर्ष से ऊपर जो वयस्क है उनके संरक्षण में भिक्षावृत्ति करते हैं, चाहे वो संरक्षण उनके माता पिता हो, उनके परिचित हों, उनके कोई दूर के रिलेटिव हों। तो ये जो वयस्क करते हैं, इनके संरक्षण में नाबालिग जो बच्चे हैं वो भी भिक्षावृत्ति करते हैं। यदि किसी तरह बड़े लोगों को भिक्षावृत्ति करने से रोका जाए
तो बच्चों की भिक्षावृत्ति करने में कमी आ सकती है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण अधिनियम है मध्य प्रदेश शासन का, मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1974। ये 5 जनवरी 1974 को माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से लागू हुआ था और 19 जनवरी 1974 को राजपत्र में प्रकाशन हुआ था। इसके हम सिर्फ मुख्य बिंदु पर बात करेंगे कि धारा 4 में एक तो सबसे पहले इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। धारा 4 में भिक्षा मांगते हुए पाए गए व्यक्ति से न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने की शक्ति दी गई है। इसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इस संबंध में प्राधिकृत किया गया। हमारे यहाँ इस अधिनियम में सामाजिक न्याय विभाग में अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, निरीक्षक की शक्ति दी गई है इस अधिनियम को इंप्लीमेंट करने के लिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भिक्षा मांगते हुए पाए जाते हैं बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। इसमें यदि कोई भिक्षावृत्ति कर रहा है, 18 वर्ष से ऊपर का भी है वो, और वो भिक्षावृत्ति करता हुआ पाया जाता है, तो पुलिस ऑफिसर या सामाजिक न्याय विभाग के जो नॉमिनेटेड व्यक्ति है वो बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। और ऐसा पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में ले जाएगा या भेजेगा। दंड प्रक्रिया की संहिता जो 1898 क्रमांक 5 की धारा 61 के उपबंध इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक गिरफ्तारी को लागू होते हैं और पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को विहित रीति में उस समय तक अपने यहां रखेगा जब तक कि उसे न्यायालय के समक्ष न ले जाया जा सके। अब भिक्षा मांगने के व्यक्तियों को नियोजित करने या उनसे भिक्षा मंगवाने या भिक्षा मांगने के प्रयोजन हेतु उनका उपयोग करने के लिए शास्ति जो अधिनियम है, मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1974 की धारा 11 की हम बात कर रहे हैं। इसमें शास्ति के संबंध में दिया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति दयादान मांगने के लिए, लेने के लिए किसी को नियोजित करेगा, उससे दयादान मंगवाएगा या प्राप्त करेगा, या जो कोई जिसके पास अभिरक्षा या भार या देखरेख में कोई बालक हो, दयादान मांगने या लेने के लिए उस बालक का नियोजन इस भीख मांगने के लिए करेगा, या कोई उससे करवा रहा और वो मौनानुकूल बना है या उसे प्रोत्साहन दे रहा है इस कार्य के लिए, तो इस कार्य के लिए इस अपराध माना जाएगा इसे। और इसकी सजा की अवधि इसमें 3 वर्ष की है और 1 वर्ष से कम नहीं होगी। 3 वर्ष या 1 वर्ष से कम की सजा की अवधि होगी, उससे दंडित किया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। अब कई बार किशोर न्याय अधिनियम की धारा 76 की हमने बात की थी, उसमें जो बाल भिक्षावृत्ति में किसी को नियोजित किया गया उसके संबंध में अपराध घोषित किया गया है। लेकिन जब रेस्क्यू की कार्रवाई होती है, इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, कोई वैधानिक कार्रवाई की जाती है, तो इस अधिनियम का लेकुना है कि इस अधिनियम की धारा 76 में कहीं भी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि इन बच्चों को यदि रेस्क्यू किया जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किस प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई होगी। बाकी दूसरी धाराएं हम देखें तो सब में प्रक्रियाएं दी गई हैं। अब हम बात करेंगे बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन की व्यवहारिक समस्याएं। जब उन्मूलन के लिए इतनी सारी संस्थाएं हैं, विभाग हैं, व्यक्ति हैं, तो जो उन्मूलन के लिए व्यवहारिक समस्याएं आती हैं जब कार्रवाई की जाती है, तो जेजे एक्ट की धारा 31 में सीएनसीपी बच्चों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, विभाग हैं, जो अभियानों में व्यवहारिक समस्या उत्पन्न होती, वह सर्वप्रथम यह है कि पहल कौन करे ऐसे मामलों में। कहीं भिक्षावृत्ति हो रही है, शिकायत आती है, फिर तो सब लोग जाते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन हम आम जीवन में देख रहे हैं भिक्षावृत्ति, तो पहल कौन करे, सबसे बड़ी एक समस्या ये रहती है। फिर भिक्षावृत्ति करने वाले जो बच्चे रहते हैं, ये जो इनके परिजन रहते हैं, उनके पते अस्थायी रहते हैं, अस्थायी रूप से झुग्गी बनाकर रहते हैं, इनके मूल निवास स्थान कहीं और रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है इनके फॉलोअप में। इन बच्चों को लेकर आ गए, प्रस्तुत कर दिया, लेकिन इनके फॉलोअप के लिए पहुंचते हैं या कोई कागजी कार्रवाई के लिए पहुंचना है तो ये अपने उपयुक्त पते पर नहीं मिलते हैं, और ये घुमंतु प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। मेले ठेलों में समय समय पर पहुंच के भिक्षावृत्ति करना इनका मूल काम होता है। इनके पुनर्वास में भी इसलिए कई चुनौतियों का सामना करना होता है। कई बार इनके पास दस्तावेज नहीं होते हैं, उस कंडीशन में इनको कहना पड़ता है कि आप अपने सरपंच या पार्षद से लिखवा कर लेकर आओ। अब ये लोग अस्थायी रहते हैं तो उसमें भी इनको चुनौतीपूर्ण होता है लिखवा कर लाना कि हम यहाँ रहते हैं और यहाँ इतने समय से निवास कर रहे हैं।
जो भिक्षावृत्ति में कार्यरत बच्चे, कई बार कई अभियानों में देखा गया है कि वो बच्चे अभी वर्तमान में राइट टू एजुकेशन एक्ट मध्य प्रदेश में लागू है, इसके तहत प्रत्येक बच्चा स्कूल में इनरोल है। तो जो बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं ये बच्चे भी कहीं ना कहीं किसी स्कूल में इनरोल हैं, उनकी अटेंडेंस बाकायदा भरी जा रही है, वो इधर भिक्षावृत्ति भी कर रहे हैं, वहां उनकी अटेंडेंस लगातार भरी जा रही है। इस संबंध में स्कूलों में भी बात की तो वहां से फीडबैक मिलता है कि भाई आ रहे हैं, अभी आज नहीं आए हैं, कल आएंगे। तो ये बच्चे जो स्कूल में पंजीबद्ध हैं और भिक्षावृत्ति का भी कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर चिंतामन गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां समस्या हमने ये पाई थी, वहां स्कूलों में जाकर भी हमने बात की थी। तो स्कूल से प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है और भिक्षावृत्ति कर रहा है तो उन लोगों का क्या रोल है। एक ब्रोकन फैमिली के बच्चे अधिक भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व होते हैं। ब्रोकन फैमिली, उनके माता या पिता का देहांत हो चुका होता है और जो जीवित माँ या पिता है वो फिर किसी अन्य के साथ पुनर्विवाह, नातरा या पलायन कर जाते हैं, तो ये बच्चे अकेले रह जाते हैं। ये बूढ़ी नानी या बूढ़ी दादी के साथ रहेंगे। वो बूढ़ी दादी या बूढ़ी नानी भी बहुत गरीब होती है और उनका खुद का काम भिक्षावृत्ति करना होता है और उनके लिए ये बच्चा एक रिसोर्स होता है कि चलो एक हाथ और आया भिक्षावृत्ति करने के लिए। तो एक ये समस्या सामने आती है। एक बच्चों की दैनिक दिनचर्या नहीं होती इन बच्चों की, क्योंकि ये कभी भी सुबह उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी खाना खाते हैं, बिल्कुल स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं। जब इनको रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल गृहों में रखा जाता है तो बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनका अनुशासनहीन जीवन होता है। वहां इनको अनुशासन में रहना होता है, वहां सुबह टाइम टेबल से उठना है, प्रार्थना करना है, एक निश्चित समय बना खाना खाने का, दूध पीने का, रात में सोने का, कुछ एक्टिविटीज करने का। तो इनको वो चीजें रास नहीं आती है। और जो बड़े बच्चे रहते हैं वो पलायन करने की सोचते हैं, कई बार इन पर ये अनियंत्रित जीवन जीते हैं, तो इन बच्चों पर नियंत्रण रखना बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है। एक आध सप्ताह में तो एडजस्ट होने में इनको समय लगता है बाल गृहों में, तो वहां ये समस्याएं आती हैं। फिर ये बच्चे नशा करते हैं जब भिक्षावृत्ति करते हैं। अब नशा करते हैं तो जब बाल गृह में जाते हैं तो वहां इनको नशा बंद हो जाता है, तो और चुनौतीपूर्ण होता है। इनको नशा चाहिए होता है, इनको कई तरह की तकलीफें होती है और उन तकलीफों को ये वहां के कर्मचारियों को परेशान करते हैं। तो इनसे व्यवहार परिवर्तन इन बच्चों का करना बहुत कठिन होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। परिजनों द्वारा CWC में उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। जब रेस्क्यू हो जाती है कार्रवाई तब परिजन इनके आकर दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि तो हमारा बच्चा है, वो तो गलती से चला गया था, वो नहीं मांग रहा था। बच्चा भी डिनाई करता है और इनको वो कागजी कार्रवाई कर बाल कल्याण समिति के माध्यम से अपने साथ ले जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद ये बच्चा भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो डी इंस्टीट्यूशन की कार्रवाई है कि इन बच्चों को, किन बच्चों को रोका जाए, कब तक रोका जाए, इसके संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अधिकतर बच्चे वयस्कों के साथ भिक्षावृत्ति करते पाए जाते हैं, उनकी निगरानी में भिक्षावृत्ति करते, उनके साथ भिक्षावृत्ति करते। भिक्षावृत्ति से जो आय प्राप्त होती है वो वयस्कों को देते हैं, खुद उपयोग ना करते हैं। कुछ राशि वयस्कों को देते हैं, कुछ अपने एंजॉयमेंट के लिए रख लेते हैं। अब उस राशि का ये लोग गलत उपयोग करते हैं, कई बार नशे में उसका उपयोग करते हैं। अगर कोई बच्चा वयस्कों के साथ नहीं है, अकेला है, तो वो तो जो उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध नेटवर्क है, उनके माध्यम से बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है और वहां से शेल्टर होम में प्रवेश कर जाता है। अब रेस्क्यू कार्रवाई के पश्चात भिक्षावृत्ति का रूप परिवर्तित हुआ है। उदाहरण, हाथ की मोली, धागा बेचना, तस्वीर बेचना, लॉकेट, चाबी, छल्ले बेचना, टीका लगाना, दूरवा बेचना। जो गणेश मंदिर है वहां पर बच्चे दूरवा उखाड़ के लाते हैं और उसे बेचते हैं। शनि महाराज, शनिवार को शनि महाराज का कमंडल हाथ में लेकर मांगते हैं पैसे। तो कई बार चाइल्ड लेबर के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ में जब इस पर कार्रवाई करने जाते हैं तो उनका कहना होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन प्रूफ नहीं होता है इनमें, तो ये चाइल्ड लेबर का प्रकरण नहीं बनता। जब इसके संबंध में अध्ययन किया गया, विधि विशेषज्ञों से बात की गई, तो जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया था, IPC 1860 के सेक्शन 363 क में वर्णित किया गया है कि यदि बच्चे से कोई चीज बिकवाई जा रही है, जो व्यक्ति बिकवा रहा है, तो वो भी भीख मांगना की श्रेणी में आएगी। धारा 363 क में ये स्पष्ट IPC में दिया गया है। तो ये भी एक प्रकार की भिक्षावृत्ति है, इसको हम भिक्षावृत्ति ही मानेंगे और भिक्षावृत्ति की तरह इस केस को ट्रीट किया जाए, सारे सबूतों और सारी कार्रवाइयों के साथ CWC में और पुलिस ने इस प्रकरण को भेजा जाए। अब भिक्षा देना, दान धर्म करना, इसे
इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसे रोकने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई तीर्थ नगरी में कोई श्रद्धालु आता है तो वो इस भावना से आता है, 10-10 की 20-20 की गड्डी लेकर आता है कि मुझे तो यहाँ पर ये बांटना है जिससे कि मेरे पाप कम होंगे और पुण्य मिलेगा मुझे, और ये बच्चे इसी उपयोग में बैठे रहते हैं। अब भिक्षावृत्ति का व्यवसायीकरण, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का संरक्षण, बाल भिक्षुकों का अपराध की दुनिया में पदार्पण, बालिकाओं का लैंगिक शोषण होता है इसमें, बुरी संगत के कारण दैहिक व्यापार के दलदल में जो भिक्षावृत्ति में कार्यरत बालिका है वो इस दलदल में फंस जाती हैं। दूषित भोजन ग्रहण करना व कई बीमारियों से ग्रसित हो जाना, ये इनकी एक समस्या है। नशे की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होना, जानलेवा नशे का आदी होना, नशे की लत या जरूरत पूर्ति हेतु अपराध करना, तो ये अपराध में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और साथ ही इनके जो निवास स्थान होते हैं वो रेलवे स्टेशन के आसपास आपने देखे होंगे, अस्थायी तौर पर रहना, तो एयरपोर्ट के आसपास रहना, अपनी झुग्गी तान लेना, धीरे धीरे लंबा क्षेत्र हो जाता है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हमें एक चुनौती है। आगे जाकर ये एक बस्तियां इस तरह की हो जाती है, यहाँ पे कई तरह के अपराध होने लगते हैं। एक सबसे मुख्य समस्या आती है कार्रवाई के दौरान स्थल पंचनामा बनाने में। आमजनों द्वारा मुश्किल से हस्ताक्षर किए जाते हैं कि हमें कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ना, हमको गवाही देने आना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, बड़ी समस्या रहती है कि कोई स्थल पंचनामे पर भिक्षावृत्ति कार्रवाई के दौरान हस्ताक्षर नहीं करता है। दिव्यांग व मनोरोगी बच्चों को संभालने में समस्याएं व कानूनी कार्रवाई का चुनौतीपूर्ण होना। वर्तमान में कोरोना के कारण भी कई समस्याएं, इन्फेक्शन का खतरा रहता है कि बच्चा किस माहौल से आया, वो जो स्टाफ है उसके लिए भी, और जिन बच्चों के साथ में उसे रखा जाना है, तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, समस्याएं आती है इसमें। रेस्क्यू में बच्चों के पीछे भागना, यह भी एक समस्या हो सकती है। पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यदि हम बच्चे के पीछे भाग रहे हैं रेस्क्यू में और वो आगे आगे डर के मारे भाग रहा है, सपोज करो कोई 4 व्हीलर आ गई, वो बच्चा उससे टकराया और उसके नीचे आ गया, तो जो पीछे भाग रहा है उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज हो सकता है अगर इस चीज की कोई साक्षी है तो। गरीबी के दुष्चक्र में ये बच्चे फंसते जाते हैं, परिजन भी फंसते जाते हैं। अब भिक्षावृत्ति को एक सामाजिक बुराई माना जाता है। आज भी इतने वर्ष हो गए देश को स्वतंत्र हुए, इसे एक सामाजिक बुराई माना जाता है, जबकि ये एक अपराध है। बाल भिक्षावृत्ति को एक अपराध, क्योंकि कानूनों में प्रावधान किए गए हैं अपराध के, आईपीसी में परिभाषा दी गई है कि अपराध है, जेजे एक्ट में परिभाषा दी गई है, धारा 76 में अपराध होने पर सजा का प्रावधान है। तो चूंकि इसको अभी भी हमारे यहाँ पे सामाजिक बुराई ही माना जाता है, इसको अपराध कम ही लोग मानते हैं। अब इसमें सामाजिक न्याय विभाग की भूमिका है, जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उन्हों को रोकने का काम उनके जो कानून है, मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1974, उसमें पुलिस और सामाजिक न्याय विभाग की मुख्य भूमिका है। इस भूमिका भी निर्वहन होना चाहिए। दिव्यांग या मनोरोगी को जो नेशनल ट्रस्ट से अधिकृत संस्थाएं कार्यरत हैं, दिव्यांग या मनोरोगियों को रखने के लिए जो नेशनल ट्रस्ट है उससे जो अधिकृत संस्थाएं कार्यरत हैं, उनके प्रचार प्रसार नहीं है, पता ही नहीं है किसी को कि इस तरह की संस्थाएं भी कार्यरत हैं। इनका भी हम इस तरह के बच्चों में रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ के एक अनुभव है कि कंडारिया, पारदीखेड़ा, एरवास, ये कुछ गांव हैं यहाँ के बच्चे लगातार भिक्षावृत्ति में संलिप्त पाए जाते हैं। ब्रोकन फैमिलीज के हैं, कई बार इनके नकली रिश्तेदार बनकर भी कुछ लोग ट्रैफिक कर इन बच्चों को ले आते हैं और भिक्षावृत्ति में लगाए रखते हैं। कई बच्चों, ब्रोकन फैमिली के माता पिता एक से अधिक विवाह करते हैं, तो इन बच्चों को वो तस्करी करते जाते हैं। ऐसे भी केसेस हमारे चाइल्ड लाइन के माध्यम से बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत हुए हैं। और ये बच्चे भिक्षावृत्ति के दलदल में फंसते जाते हैं और कई तरह के अपराध में भी फंसते जाते हैं और इनका जीवन दुष्कर हो जाता है। अब जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनके हम समाधान पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसी समन्वय, धारा 31 में प्रस्तुत करने वाले विभाग, संस्था या व्यक्तियों के मध्य समय समय पर आपसी समन्वय का होना जरूरी है। बाल भिक्षावृत्ति के मुद्दे को लेकर, इसकी कार्रवाई को लेकर, इसके फॉलोअप को लेकर, इससे संबंधित दस्तावेजीकरण को लेकर, सभी चीजों को लेकर आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। साथ ही जितनी भी भिक्षावृत्ति होती है, आम दिनों में तो होती है, लेकिन भारत एक धार्मिक त्योहारों का देश है, तो धार्मिक त्योहारों पर विशेष भिक्षावृत्ति बढ़ जाती है। बाहर से आकर भी लोग भिक्षावृत्ति करते हैं। जैसे अभी जनवरी का महीना चल रहा है,
तो संक्रांत आने वाली है। संक्रांत दान धर्म का पर्व माना जाता है। तो उज्जैन का मैंने देखा है कि यहाँ गुना, राजगढ़, आसपास के तहसीलों से भी लोग आकर भिक्षावृत्ति करते हैं। सुबह ट्रेन में बैठकर आते हैं और शाम को चले जाते हैं भिक्षावृत्ति कर। और कई श्रद्धालु यहाँ स्नान दान के लिए आते हैं, तो उनका लक्ष्य ही रहता है कि हमें तो दान करना है यहाँ पर। तो रेस्क्यू की कार्रवाई धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए किए जाना चाहिए, इसका समाधान सुझाव है। अब भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं से जोड़ना चाहिए। जो भी शासकीय योजना है, जो भिक्षावृत्ति में संलग्न परिवार है, उनको इनका लाभ दिलवाया जाना चाहिए। उनके दस्तावेज ही कई बार कंप्लीट नहीं होते हैं, किसी का आधार कार्ड तक नहीं बना होता, तो उनको बनवाए जाने की कार्रवाई की जानी चाहिए प्राथमिकता के साथ। आश्रय की व्यवस्था इन बच्चों की, या इन्हें महिला बाल विकास विभाग की स्पॉन्सरशिप या फॉस्टर केयर योजना से जोड़कर इन्हें लाभान्वित किया जाना चाहिए, जिससे इनका भिक्षावृत्ति में कम जाना हो और इनका पुनर्वास किया जा सके, क्योंकि ये स्कीम इन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है। भिक्षावृत्ति से प्राप्त बच्चों को सतत परामर्श दिया जाना चाहिए, अनुशासन के संबंध में, नशे से दूरी के संबंध में, कौशल विकास का उनका प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत समय तक शिक्षा से दूर रहते हैं। उन्हें कौशल विकास या रोजगार मूलक शिक्षा देकर समाज में पुनर्वास किया जा सकता है उनका, और उनका समाज को भी फायदा मिलेगा। अदरवाइज ये बच्चे समाज के विरुद्ध खड़े होंगे। भिक्षावृत्ति एक स्वतंत्र मुद्दा है। अभी भी भिक्षावृत्ति को अन्य मुद्दों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसको कोई स्वतंत्र मुद्दा मानता ही नहीं है, चाहे संस्था का मान ले, चाहे विभाग का मान ले, तो भिक्षावृत्ति को एक स्वतंत्र मुद्दा माना जाए, इसे अन्य मुद्दों के साथ सम्मिलित ना किया जाए। उदाहरण स्वरूप बाल श्रम एक स्वतंत्र मुद्दा है, बाल विवाह एक स्वतंत्र मुद्दा है, बच्चों का लैंगिक शोषण एक स्वतंत्र मुद्दा है। लेकिन आप देखेंगे कि बाल भिक्षावृत्ति से बाल श्रम और लैंगिक शोषण दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो बाल भिक्षावृत्ति करता है वो सबसे ज्यादा टारगेट पे रहता है कि उसका बाल श्रम भी हो रहा होगा और उसका लैंगिक शोषण भी हो रहा होगा, पर इनके लिए अलग से मुद्दा इसको नहीं माना जाता है। तो भिक्षावृत्ति भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको हमको सभी को इसको महत्वपूर्ण मुद्दे की तरह रखना चाहिए। अब एक एसओपी सुना होगा सभी ने, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो मानक प्रचालन प्रक्रियाएं हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बाल भिक्षावृत्ति के संबंध में कोई एसओपी अभी तक नहीं है। अन्य राज्यों में एसओपी है, जैसे कि राजस्थान में देखा है मैंने, महाराष्ट्र में देखा है। उसमें जो विभाग है उनमें सम्मिलित, जैसे डीसीपीयू है, चाइल्ड लाइन है, एनजीओ है, रजिस्टर्ड बाल कल्याण समिति है, पुलिस है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन है, लेबर डिपार्टमेंट है। इन सबके लिए एसओपी में इनकी कार्य करने की प्रक्रिया तय की गई है कि रेस्क्यू में जाना है या बाल भिक्षावृत्ति का सूचना आई या केस मिला है तो आपको क्या करना है, क्योंकि बिना तैयारी के हम सब जाएंगे तो कोई भी कुछ करेगा। एक राइटिंग में राज्य शासन द्वारा एसओपी यदि जारी की जाती है कि बाल भिक्षावृत्ति होने की दिशा में इस विभाग को क्रम से ये कार्रवाई करना है, तो सभी के लिए आसानी रहेगी कि हर विभाग का एक कार्य तय रहेगा कि मुझे ये कार्य करना है। शिक्षा विभाग का तय रहेगा मुझे ये कार्य करना है, बाल कल्याण समिति का कार्य रहेगा कि मुझे ये करना है, चाइल्ड लाइन का कार्य रहेगा कि मुझे ये कार्रवाई इसमें करना है। तो एसओपी अगर के लिए हम सब लोग प्रयासरत रहे कि राज्य शासन स्तर पर यदि सीसीएफ के माध्यम से एसओपी का मुद्दा रखा जाए प्रमुखता के साथ और एसओपी पर बातचीत हो, तो हम एसओपी हमारे मध्य प्रदेश में भी लागू हो बने हमारे लिए, ताकि कार्य करने बाल भिक्षावृत्ति में कार्य करने के लिए सुविधा हो। साथ ही श्रम विभाग में बाल श्रम हेतु एक नोडल अधिकारी है। प्रत्येक जिले में जो चाइल्ड लेबर है उनके लिए एक लेबर इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो कि चाइल्ड लेबर से संबंधित मामलों में कार्रवाई करते हैं। ऐसा ही सामाजिक न्याय विभाग में कोई नोडल अधिकारी नहीं है बाल भिक्षावृत्ति के लिए या भिक्षावृत्ति के लिए, कह ले हम कॉमन बात करें। 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति भिक्षावृत्ति कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सामाजिक न्याय विभाग है, वहां एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए जो इस कार्य को प्रमुखता से करे। अब जब हम रेस्क्यू की कार्रवाई करते तो हमें क्या क्या दस्तावेज बनाया जाना चाहिए? सबसे प्रमुख स्थल पंचनामा होना चाहिए। स्थल पंचनामा स्थान पर बनाया जाए, कुछ फोटोग्राफ भी रखे जाए और पंचनामे में 5 लोगों के साइन हो और कोशिश हो कि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो साइन करें। वैसे एक साइन करवाना चुनौतीपूर्ण होता है,
पर यदि ये है तो एक प्रमुख दस्तावेज है और कानूनी दस्तावेज है स्थल पंचनामा। दूसरा, वीडियोग्राफी यदि हमारे पास है, भिक्षावृत्ति कोई करवा रहा है और उसकी वीडियोग्राफी है, तो वो एक पुख्ता सबूत है, उसको सीडी में बनाकर हमें, जिसके पास गुमास्ता लाइसेंस है, उसका सर्टिफिकेशन करवाकर उसे बाल कल्याण समिति या न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। साथ में फोटोग्राफ होने चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, काउंसलिंग रिपोर्ट होनी चाहिए। ये सब चीजें दस्तावेज में होने चाहिए। जिन स्थानों पर भिक्षावृत्ति होती है उनको चयनित कर कर वहां पर जेजे एक्ट की धारा 76 है, जिसमें कार्रवाई और दंड की प्रावधान किया गया है, साथ ही जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उसके बारे में सूचना प्रदर्शित होनी चाहिए धार्मिक स्थानों पर, ताकि अगर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं तो जो लोग भिक्षावृत्ति दे रहे हैं वो पढ़ेंगे उस चीज को, जो भिक्षावृत्ति मांगेंगे तो जागरूक लोग उसको पढ़ेंगे, और उसमें कुछ फोन नंबर दिए जाने चाहिए जिसपे की सूचना हो। फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर दिया जा सकता है, उस पर डीसीपीयू का नंबर दिया जा सकता है और चाइल्ड लाइन का नंबर दिया जाता है कि यदि भिक्षावृत्ति हो रही तो ये सजा का प्रावधान है, और यदि आप देखते हैं भिक्षावृत्ति पाई जा रही है तो आप इस नंबर पर फोन कीजिए। और चाइल्ड लाइन का चूंकि टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे कार्य करता है, इसलिए ये नंबर भी उसमें दिया जाना चाहिए। भिक्षावृत्ति में जो बच्चे हेतु विशेष विद्यालय होने चाहिए। जैसे चाइल्ड लेबर का मुद्दा है, चाइल्ड लेबर के लिए मध्य प्रदेश में चाइल्ड लेबर स्कूल कार्यरत हैं, जिसमें जो चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू है उन बच्चों को वहां पर रखकर शिक्षा दी जाती है और कौशल उन्नयन का कार्य भी सिखाया जाता है। ऐसे ही भिक्षावृत्ति में कार्य होना चाहिए। साथ ही यदि ऐसा नहीं है जब, तो इन बच्चों को जो सर्व शिक्षा अभियान के आवासीय विद्यालय हैं, साथ ही सामाजिक न्याय विभाग के हॉस्टल हैं, इन बच्चों को प्राथमिकता से वहां पर एडमिशन कराया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में ये आवासीय विद्यालय हैं। अभी पिछले गाइडलाइन द्वारा 22 बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के हॉस्टल में भर्ती किया गया था। ये बच्चे बेगिंग करते थे, उन बच्चों को वहां पर रखा गया, तो बेगिंग से दूर हो गए। वहां उनकी सारी शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क है और सब चीजें उन्हें निःशुल्क मिलती हैं। यहाँ जो है कंडारिया, पारदी खेरा और जबरन कॉलोनी के बच्चों को रखा गया है। अभी आप सभी लोगों को मालूम है ऑनलाइन युग है, हमारी ये ट्रेनिंग भी ऑनलाइन हो रही है। तो पॉक्सो एक्ट के संबंध में शिकायत के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है शासन द्वारा, जिसमें उस पर जाकर पोस्ट करते हैं बटन को, तो वो शिकायत जो है उपयुक्त स्थान पर पहुंच जाती है। चाइल्ड लेबर की यदि बात करें, चाइल्ड लेबर के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेंसिल पोर्टल ऑनलाइन जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो चाइल्ड लेबर देख रहा है वो उसके फोटोग्राफ खींच के और उसकी सूचना पेंसिल पोर्टल पर ऑनलाइन दे सकता है। उसकी मॉनिटरिंग केंद्र शासन द्वारा की जाती है और जिले का लेबर इंस्पेक्टर जो नोडल अधिकारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि समय से फॉलोअप करे, उसका प्रकरण पंजीबद्ध करे, उसको न्यायालय में प्रस्तुत करे और सबकी उसमें रिपोर्ट ऑनलाइन देना पड़ती है। इसी तरह बाल भिक्षावृत्ति के लिए भी ऑनलाइन शिकायत का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है और हर व्यक्ति उसका यूज करता है। तो बाल भिक्षावृत्ति की शिकायत या सूचना के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए। अब वॉल पेंटिंग स्लोगन के माध्यम से दूसरे पक्ष, अभी हम सिर्फ भिक्षावृत्ति में जो इन्वॉल्व है उस पक्ष पे बात कर रहे थे, इसमें दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि भिक्षावृत्ति देते हैं। जो देने वाले यदि बंद करेंगे तो लेने वाले कहां से भिक्षा लेंगे? तो हमें वॉल पेंटिंग स्लोगन या कुछ जन जागरूकता कार्यक्रम उन लोगों के लिए भी चलाया जाना चाहिए जो कि भिक्षावृत्ति देते हैं। उनसे हम अपील कर सकते हैं कि भाई आप बाल भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दें या कुपात्र को भिक्षा ना दें। ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम करने चाहिए। बच्चे का परिवार भिक्षा में लिप्त है, उनका विवरण सामाजिक न्याय विभाग को प्रेषित करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय विभाग की जो योजना है उनसे वो लाभान्वित हो सकेगा। साथ ही यदि वो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं तो सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1974 के तहत कार्रवाई कर सकता है। भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को आवश्यकता अनुसार नशा मुक्ति केंद्रों से जोड़ना। तो भिक्षा से वृत्ति में लिप्त बच्चे, उनको जो मुक्त कराया गया है रेस्क्यू से, उनको जो नशे के आदि हैं उनको नशा इलाज प्रॉपर करवाना। जन जागरूकता के दौरान भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों की पहचान कर उन्हें समझाइश देना। इसमें भी उज्जैन में कार्य प्रारंभ हुआ है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा कुछ स्थानों का चयन किया गया है
उनमें तहसील स्तर पर भी ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें बाल कल्याण समिति, विशेष गाइडलाइन, ये सबके व्यक्ति पहुंचते हैं। और जो बच्चे जहां से ज्यादा आ रहे हैं भिक्षावृत्ति के, या जो विधि विरुद्ध बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, उन क्षेत्रों में पहुंचकर उनको पेरेंट्स को समझाइश देना और उनको परामर्श प्रदान करना, ये हमारे यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह जी। आपने बहुत ही विस्तार के साथ में आज के विषय को रखा है, और निश्चित ही हम सभी को इस पूरे के पूरे प्रयोजन से प्राप्त जानकारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने निर्धारित भिक्षावृत्ति जो कार्यक्रम होता है, या एक व्यवसाय के तौर पर चलने वाला जो भिक्षावृत्ति कार्यक्रम होता है, उसमें भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता और रेलवे जो अधिनियम है उसमें किस प्रकार से और प्रावधान दिए गए हैं, उन सब प्रावधानों का प्रयोग करते हुए और व्यवहारिक समस्याएं और उनके समाधान हम सभी के समक्ष जो है वो स्पष्ट रूप से प्रकट किए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके बाद में मुक्त सेशन भी होगा, तो जो हमारे प्रतिभागी हैं उनके प्रश्न आएंगे, तो उसमें और विषय मुझे लगता है कि थोड़ा स्पष्ट होगा। और जैसा कि समय की मर्यादा है और हमारी परंपरा है, उन दोनों के अनुरूप में हमारे चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को निवेदन करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय राघवेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी। और सबसे पहले तो मैं शेर सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। मैं उनसे पहले मिला भी हूं और उनके काम की मैंने काफी चर्चा भी सुनी है, और मुझे लगता है जो आज आप शेर सिंह ने चर्चा की है, वास्तव में वह जानकारी है। केवल इतना ही नहीं, वो इस काम को बड़ी गंभीरता से और संजीदगी के साथ करते हैं। तो मैं कहूँ ये कानून के साथ में पूरा व्यवहारिक उनका जो जानकारी है उसके साथ में उन्होंने हम सबको अवगत कराया है। जब कोई व्यवहारिक जानकारी के साथ अवगत कराता है तो वो बात दिल से उतरती है। ऐसा बोलते हैं, कोई बात गले से बोली जाए तो गले तक जाती है, और कोई बात जब आत्मा से बोली जाती है तो आत्मा तक जाती है। और शेर सिंह जी उतनी तल्लीनता और आत्म मुग्ध होकर के इस काम को करते हैं। तो वास्तव में सबके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण और महती जानकारी हम सबको मिली है। आज हमारे जो संयोजक हैं इसको लंबे समय से करते हैं, उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है कृपाशंकर जी का, लेकिन वो जुड़े हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत पहले सोचा था कि इस तरह का जो सेमिनार चलेगा किसी न किसी संभाग को किया जाएगा, तो आज उज्जैन संभाग ने, लोकेंद्र जी ने इसको कंडक्ट किया है। पूरी तैयारी इन्होंने की है, और मुझे लगता है आगे भी हम इस श्रृंखला को आगे चलाएंगे कि हर एक संभाग हर कोई ना कोई इस तरह के वेबिनार को आयोजित किया करे। तो मैं आदरणीय शेर सिंह जी को और आदरणीय लोकेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो इस वेबिनार में जुड़ते हैं। वास्तव में वेबिनार इसलिए चलता है कि आप सब लोग उसमें बहुत तल्लीनता के साथ जुड़ते हैं। साथ में मेरा आग्रह जो हमेशा है वो इस बार भी है कि हम इस जानकारी को, इस वेबिनार को और नीचे लोगों तक पहुंचा सकें। हम लोगों की पहले दिन से इच्छा थी कि कम से कम ये संख्या 100 रहे। कुछ बार 100 रही, लेकिन अभी मुझे लगता है बीच में व्यस्तताओं की वजह से किसी कारण से नहीं हो पाई होगी। लेकिन आज जो 40-50 लोग जुड़े थे, सबसे मेरा आग्रह है अगर अगले वेबिनार में हम एक एक नए व्यक्ति को भी सूचना देंगे तो ये संख्या भी ठीक होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, जो जानकारी आज शेर सिंह जी ने दी है, मुझे लगता है उन्होंने अपने जीवन के 20 साल उसमें लगाए, इसलिए आज दे पाए वो बात। तो 20 साल का हमारा जीवन का जो समय होता है वो हमें एक वेबिनार के माध्यम से उस क्षेत्र का मिलता है। इसलिए हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं कि ऐसे लोगों का हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि श्रृंखला को भी आगे बढ़ाना है हमें, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, क्योंकि आप जो लोग हैं एक व्यक्ति नहीं है। मैं मानता हूं अगर आज 50-55 लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं तो आप 50-55 संस्थान है अपने आप में। एक बार व्यक्ति भी जब किसी काम में बहुत तंग हो जाता है तो कहते हो व्यक्ति नहीं रहता, वो एक संस्था बन जाता है। तो आप लोग भी वास्तव में इस संस्था की तरह ही हैं। तो मैं कहूं कि इतने संस्थान इस वेबिनार में जुड़े हैं। नए नए लोग भी CWC में और आने वाले हैं, हम उनसे भी संपर्क करें। जिन लोगों ने CWC में हमारी जानकारी में अप्लाई किया उनको भी हम कहें कि आप इसमें जुड़िए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भी आपको इस काम को करना है, और अगर नहीं हुआ तो आगे भी आपको इस काम से जुड़े रहना है। इसलिए इसका एक सफलता का सबसे बड़ा जो सूत्र है वो यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकें। और यह जो भिक्षावृत्ति है यह एक समस्या है। हम सब लोगों ने बहुत पहले पिक्चर आई थी, अगर देखी हो, मधुर भंडारकर की थी ट्रैफिक सिग्नल।
अगर इस पिक्चर को हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे कैसे एक रैकेट के रूप में काम करते हैं और बच्चों के साथ उपयोग किया जाता है। वह आज भी दिखता है। आप देखिए रात में बच्चे कहाँ चले जाते हैं, कहाँ सोते हैं नहीं मालूम, सुबह होते ही कैसे आ जाते हैं यह भी हमें नहीं मालूम होता। एक साथ में सब लोग आते हैं। कभी आप जाइए, पुलिस का अगर रेड किसी एक चौराहे पर पड़ता है तो सारे चौराहे पर सूचना हो जाती है, सबके सब गायब हो जाते हैं। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी प्लानिंग है। और इनको कराने वाले लोग वो हैं जो कहीं बहुत अच्छी जगह पर बैठे होंगे, कोई बड़े होटल में बैठ करके शायद इनको मॉनिटर कर रहे होंगे, शाम को पैसे कमाएंगे और पैसे आएंगे उनको। ये उस लालच में हमारे देश का हमारा पूरा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम सबकी महती जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जो भिक्षावृत्ति समस्या है, बाल भिक्षावृत्ति है, इसको एक अभिशाप के रूप में मान करके पूर्णतः समाप्त करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में मैं एक घटना को बता करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं 2016 में बाल आयोग का अध्यक्ष बना था, तो मैंने सोचा था कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए। प्रयास किया था, कितनी सफलता मिली नहीं मिली वो तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे युवाओं की टीम को जोड़ा, भोपाल के 12-15 लोग जो सोशल वर्क करते हैं, उनको हमने बोला कि आप एक एक ट्रैफिक सिग्नल अपना गोद ले लीजिए। जिस तरह से समस्या खड़ी होती है उसी तरह से समस्या को बाहर निकला जा सकता है। सबको तय किया, वो निकलते थे वहां तो कभी कोई बिस्किट पैकेट रख लेते थे, कभी कोई बच्चों से बात करते थे, कभी बहुत धूप है तो टोपी साथ में रखते थे, बच्चे के सर पर टोपी लगा दी। दिन में 2-3 बार ऐसा करते तो बच्चे सारे पहचानने लगे थे उनको। एक बार उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में रोकी और कुछ खाने का सामान लाए, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। फिर वो धीमे धीमे बच्चों से दोस्ती कर ली। फिर एक बार उन्होंने पूछा, तरीका हो सकता है गलत हो, आपको पसंद नहीं आए, उन्होंने पूछा कि कितना पैसा कमा लेता है, 40-50 रुपए कमा लेता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि 50 रुपए मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, आज मेरे साथ मेरी गाड़ी में घूमो दिन भर। उन्होंने अपने अपने सिग्नल से बच्चों को बैठाला और हमारे ऑफिस के बाहर हमने टेंट लगाया, बच्चों को बुलाया, उनको कुछ नाश्ता वास्ता कराया और खेले खिलाए और उनको वापस उनके स्टॉप पे छोड़ दिया। हमने और कोई चर्चा नहीं की, हमने यह भी नहीं की भीख क्यों मांगते हो, क्या करते हो। ऐसा हमने 2-3 बार किया। तो बच्चे बार बार हम कहते हैं कि सर चाहते क्या हो, आपसे क्या कहना चाहते हो। हमने उनको बोला कि तुम अगर अपने जीवन को बदलना चाहे तो तरीके हैं। धीमे धीमे बड़ी संख्या में भिक्षावृत्ति में कमी आई थी। तो मुझे लगता है हमें कुछ व्यवहारिक समाधान के साथ में भी इस पर जाना पड़ेगा। जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है और हम इस तरह कोई ड्राइव चलाएं अपने शहर में कुछ और नए तरीके के साथ में, तो एक बड़ा सकारात्मक उसका परिणाम निकल सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे, इसी अपेक्षा के साथ आपको नमस्कार। तो आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सभी का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में आप कार्यरत रहे हैं और वर्तमान में चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के माध्यम से और बाल अधिकारों के क्षेत्र में लगातार हम सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो 2 कर्मवीरों की बात हम लोगों ने सुनी है, शेर सिंह जी और आदरणीय राघवेंद्र जी भाई साहब। तो हम लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा पैनल है, सभी लोगों के अपने एक अनुभव है। तो अब मैं सेशन को मुक्त करता हूं, सत्र जो है वो ओपन है। हम में से कोई यदि इस पूरे विषय के संबंध में कोई जिज्ञासा रखता है या किसी प्रकार का सुझाव देना चाहता है तो दोनों आमंत्रित हैं। अगले 10 मिनट इसी विषय को लेकर के रहेंगे। इसके पश्चात में आभार प्रदर्शन के पश्चात और हमारा यह सत्र समाप्त होगा। तो मेरा निवेदन है, सत्र ओपन है, जो भी चाहे अनम्यूट करके और अपना विषय रख सकते हैं। लोकेन जी हेलो, आभार प्रदर्शन कर लीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए सत्र को। ठीक है, तो मैं आदरणीय कृपाशंकर जी से निवेदन करता हूं और सबसे पहले उनका आभार प्रदर्शन करता हूं कि उन्होंने गुरुत्तर दायित्व जो लगातार 27 सत्रों तक चला था वो आज मुझे अवसर प्रदान किया। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय कृपाशंकर जी से कि आभार प्रदर्शन करें, उसके पश्चात में इस सत्र को हम मुक्त करेंगे, ओपन करेंगे। जी धन्यवाद लोकेन जी, आपका आभार। कुछ 1-2 बिंदु मैं निवेदन करना चाहूंगा। एक तो जो आदरणीय शेर सिंह जी ने रखा है विषय बहुत अच्छे से, अगर उसकी एक एसओपी बन जाए और रेस्क्यू की एसओपी बहुत बढ़िया तरीके से कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या कर सकते हैं, 6-6, 8-8 पॉइंट है बना करके एक अगर आप हमें भेज देंगे तो उसमें कुछ और इनपुट जोड़ के हम निश्चित रूप से राज्य शासन को रखेंगे इस पे काम जी। अभी कल ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रियंक जी शहर में थे, भोपाल में थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक बड़ी अच्छी जानकारी दिया। उन्होंने पूरे देश में कुछ धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया है, उसमें 6 जिले मध्य प्रदेश के भी हैं, आपका उज्जैन है, रायसेन है, इस तरह से करके
जो अच्छे धार्मिक स्थल हैं, तो वहां पे शासन एक विशेष योजना लेके आ रहा है, केंद्र शासन, जी। जिससे भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को जोड़ा जा सकेगा और उन पे कार्रवाई की जा सकेगी जो उनसे भिक्षावृत्ति करा रहे हैं। जी। तो ये एक अच्छी पहल है केंद्र सरकार की। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको इसका लाभ मिलने वाला है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि अगर एक एसओपी बन जाए तो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, हम उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मैं जिनके नाम में ही 2 सिंह लगे हैं उनके बारे में क्या कहूँ, ऐसे आदरणीय शेर सिंह ठाकुर जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ। और आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी का, अध्यक्ष जी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का आभार प्रदर्शित करता हूँ। और इन बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि वो बच्चे जो ट्रैफिक सिग्नल पे भिक्षावृत्ति करते हैं वो कहते क्या है, वे सोचते क्या है। तो एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है, किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं, किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं, टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है। ये बच्चे चाहते हैं कि बस्ता लेकर स्कूल जाएं, टिफिन लेकर स्कूल जाएं और पढ़ाई करें, किंतु परिस्थिति बस कह लीजिए या ट्रैफिकिंग का शिकार होकर भिक्षावृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। तो हमें आवश्यकता है इस विषय पर कार्य करने की, हम निश्चित करते रहेंगे ऐसे कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेन जी। अब सत्र ओपन कीजिए और जिनके भी प्रश्न हैं लेते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।